हेलो एवरीवन, दिस इज शिवराज पाटीदार। वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। हम यहाँ पर सर्वेइंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो वर्नियर स्केल होती है उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं और कैसे हम उसको डिजाइन करते हैं। उस पर बेस्ड हमने एक न्यूमेरिकल भी देखा था। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल आपको थियोडोलाइट से दिया गया है। जैसे क्या क्वेश्चन दिया है कि द मेन प्लेट ऑफ अ थियोडोलाइट is divided into 1080 equal parts and 60 divisions of vernier scale coincides exactly with 59 divisions of the main scale. Then determine least count of the theodolite in seconds. तो ऑप्शन जैसे आपको दिए हैं 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड एंड 20 सेकंड। तो आपको थियोडोलाइट का जो सर्कल होता है वो डिजाइन करना है और उसका लिस्ट काउंट आपको निकाल कर बताना है। कब? जब उसमें टोटल डिवीजन हो मेन स्केल के। वो कितने दिए हैं उसने कि जो सर्कल होगा उस सर्कल में आपके हर एक जो पार्ट होंगे 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे तो टोटल पार्ट्स कितने दिखेंगे आपको 1080। क्लियर है? तो अगर आपको जैसे अगर पूरे सर्कल की बात करें, पूरा सर्कल कितना रिप्रेजेंट करता है जनरली हमें 360 डिग्री। कितना रिप्रेजेंट करता है? 0 डिग्री टू 360 डिग्री, मतलब हर एक डिग्री पर आपका एक डिवीजन होता है जनरल। बट उसने बोला है कि हमने ऐसे डिजाइन किया है कि जो आपका सर्कल है उसमें कितने 1080 पार्ट्स हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप डिजाइन करना चाहें तो उस थियोडोलाइट के सर्कल का लिस्ट काउंट कितना होगा। तो लिस्ट काउंट क्या होता है आपका वर्नियर स्केल का? तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू एस अपॉन एन, एस अपॉन एन। और जो एस टर्म्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। क्लियर है? और जो एन टर्म्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? तो वो टर्म्स रिप्रेजेंट कर रही हैं हमें, वो टर्म्स आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? तो वो टर्म्स हमको रिप्रेजेंट कर रही हैं टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। क्लियर है? अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल की बात करें तो वो आपको दिए हैं कितने कि 60 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। क्लियर है? 60 डिवीजन कितने दिए हैं? टोटल 60 डिवीजन। स्मॉलेस्ट डिवीजन मतलब उसका जो एक पार्ट है वो किसके बराबर है वो आपको निकालना है। तो हमें पता है कि जो 360 डिग्री मतलब हर एक पार्ट उसका कितना होता है? 1 डिग्री का होता है। बट यहां पर 1080 पार्ट्स हैं तो यहां पर 360 के बराबर कितने हैं? 1080। मतलब 1080 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 360 डिग्री को। तो एक पार्ट्स कितने? 1080 पार्ट्स रिप्रेजेंट एज 360 डिग्री। तो 1 पार्ट्स कितने रिप्रेजेंट करेगा और यही मुझे निकालना है। तो 1 पार्ट्स कितना रिप्रेजेंट करेगा? 360 डिग्री अपॉन 1080। और इसी को क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम? स्मॉल एस। तो यहां पर मैं लिस्ट काउंट निकाल सकता हूं इजीली। तो लिस्ट काउंट निकालेंगे हम। लिस्ट काउंट कितना होगा? 360 डिग्री अपॉन 1080। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल वो कितने दिए हैं मुझे? तो वो दिए हैं आपको 60 डिवीजन। तो वो आपने 60 से डिवाइड कर दिया। अब गाइस ऑप्शन में देखें तो आपको बोला है कि लिस्ट काउंट आपको सेकंड में निकाल कर बताना। तो यहां पर डिग्री में दिया है तो डिग्री को मैं किसमें? सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगा। तो अगर आपने यहां पर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया थी मिनट में कन्वर्ट हो गया। अगेन 60 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया थी आपका सेकंड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? तो डिग्री को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहां से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 60 से 60 कैंसल आउट हो जाएगा, 10 से 10 कैंसल आउट हो जाएगा। फिर ये कितना होगा? 9 टाइम्स 12 से डिवाइड होगा तो ये 108 आएगा। और ये कितना आएगा? 5 टाइम्स 12 5 60। ओके। और ये 9 से 9 डिवाइड और ये 9 3 36। तो कितना बचा है? सॉरी 9 4 36। 9 4 36। तो मीन्स लिस्ट काउंट कितना आ रहा है हमारा? 20 सेकेंड्स। क्लियर है? तो अगर 1080 पार्ट से आप उस सर्कल को डिजाइन करें और आप में उसमें डिवीजन कितने हो कि 60 डिवीजन वर्नियर स्केल के 59 डिवीजन के बराबर हो
तो आपका जो लिस्ट काउंट आएगा उस थियोडोलाइट का वो आएगा आपका कितना 20 सेकेंड्स। नेक्स्ट अगर हम फिर एक क्वेश्चन देखें, अ सर्वेयर मेजर्ड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द प्लान ड्रॉन टू आरएफ ऑफ, मतलब आरएफ पर बेस्ड एक क्वेश्चन है आपका कि 2 पॉइंट के बीच में वो डिस्टेंस माप रहा है। ये 2 पॉइंट हैं, जैसे मान लीजिए ए एंड बी। बिटवीन 2 पॉइंट्स मार्क द प्लान ड्रॉन टू आरएफ ऑफ 1:100 एंड फाउंड इट टू बी 50 मीटर। मतलब उसने क्या बोला कि मैं अगर आरएफ यूज कर रहा हूं 1/100 का, और उसने बोला है कि इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने बता दिया है कि 50 मीटर है। क्लियर है? फाउंड इट टू बी 50 मीटर। लेटर ही डिटेक्टेड दैट, बाद में उसे पता चला कि दैट ही यूज्ड अ रॉन्ग स्केल और आरएफ ऑफ 1:50। मतलब क्या बोल दिया है कि मैंने गलती से क्या कर दिया था, गलत आरएफ यूज कर लिया। उसने बोला कि मैंने गलती से आरएफ क्या कर दिया, गलत यूज कर लिया, और कितना यूज किया मैंने 1/50। तो ये है आपका रॉन्ग आरएफ, और जो ये दिया है आपको ये है आपका करेक्ट आरएफ। करेक्ट आरएफ देन क्या बोल रहा है, तो फिर डिटरमाइंड करेक्ट लेंथ। तो अगर मैंने गलत आरएफ से 50 मीटर लेंथ आपको बता दिया है, तो आप बताइए कि उसकी करेक्ट लेंथ क्या रही होगी। अगर उसका एग्जैक्ट आरएफ क्या था 1:100 था, तो हम बता देंगे उसको करेक्ट लेंथ। तो करेक्ट लेंथ इक्वल टू बता दोगे आप, करेक्ट लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आरएफ ऑफ रॉन्ग स्केल अपॉन आरएफ ऑफ करेक्ट स्केल इंटू मेजर्ड लेंथ, इंटू मेजर्ड लेंथ। तो आरएफ ऑफ रॉन्ग स्केल कितना है, तो आरएफ ऑफ रॉन्ग स्केल आपको दिया है 1/50, तो ये लिख लूंगा मैं 1/50। और आरएफ ऑफ करेक्ट स्केल कितना दिया है आपको 1:100, तो वो हम यूज कर लेंगे 1:100 इंटू मेजर्ड लेंथ कितना है, तो मेजर्ड मैंने कितना कर लिया था उस टाइम पर 50 मीटर मेजर किया था, तो ये आपको मिल जाएगी यहां से करेक्ट लेंथ। जो आपकी करेक्ट लेंथ निकल कर आ रही है वो करेक्ट लेंथ कितनी निकलेगी आपकी, तो करेक्ट लेंथ इज इक्वल टू, आप इसको डिवाइड करेंगे 1/50 और 100 ऊपर चला जाएगा इंटू अगेन 50, तो 50 से 50 कैंसल आउट, मीन्स योर करेक्ट लेंथ इज इक्वल टू 100 मीटर बिटवीन 2 पॉइंट्स, दैट इज ए और बी के बीच में सही जो लेंथ थी वो कितनी थी 100 मीटर थी, बट आपने गलत आरएफ से उसको ग्राफ से लिखा। आपने क्या बोला है कि प्लान से आपने ड्रॉन करके लिखा, तो कितना लिख लिया आपने कि 50 मीटर, जबकि वो ग्राउंड डिस्टेंस कितनी थी आपकी 100 मीटर थी। क्लियर है? नेक्स्ट हम एक छोटा सा टॉपिक देखें, मिस्टेक्स एंड एरर्स क्या होती हैं। तो मिस्टेक में अगर हम देखें तो मिस्टेक क्या होती है, जनरली जो मेन कॉज के कारण या ऑब्जर्वेशंस के कारण आपने गलती कर दी, मतलब इंस्ट्रूमेंट की गलती कुछ नहीं हुई, आपने सुनने में देखने में गलती कर दिया, वो होती हैं मिस्टेक्स। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, दे आर कॉज्ड बाय मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स, केयरलेसनेस आर पुअर जजमेंट, मतलब आप सही से जज नहीं कर पाए, केयरलेसनेस मतलब आपकी गलती हुई, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब समझने में गलती हो गई। जैसे उधर से ऑब्जर्वर ने उधर जो आपका फॉलोअर है उसने रीडिंग आपको वहां से बोलकर बताया। कैसे बोलकर बताया? जैसे 15, उसने क्या बोला 15 सर कि रीडिंग कितना है कि 15 मीटर है, आपने सुना 15 और आपने लिखा कितना 50, मतलब आपको सुना ही गलत दे दिया। उसने बोला 15 और आपने सुन लिया 50 बोल रहा है वो, जबकि रीडिंग कितनी थी वो 15 मीटर थी और आपने 50 मीटर वहां पर लिख दिया। तो इसको बोलते हैं आप क्या, मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर लिसनिंग प्रॉब्लम। क्लियर है? दूसरा क्या हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा लेंथ को मेजर कर रहे हो, तो बीच में एक आध नंबर ऑफ टेप लेंथ को जो होती है या चेन लेंथ होती है उसको आपने काउंट करना भूल गए, कि जैसे 4 लेंथ या 4 चेन को मैंने मेजर कर लिया। जैसे आप चेन से मेजर करते हो, तो जैसे आप चेन से या टेप से मेजर कर रहे हो, तो एक चेन बिछाई, फिर 2 3 4 5, अब ऐसे कर दिया। अब आपने टोटल काउंट करके लिखा तो कितनी हो गई कि 4 चेन लेंथ हो गई, जबकि कितनी हो गई वो कि 5 चेन लेंथ हो गई थी। तो ये आपने गलती कर दिया, तो ये भी आपकी मिस्टेक्स गलतियां क्या कहलाती हैं, ऐसा मिस्टेक्स कहलाती हैं। तो इसको फिर हम दूर कैसे करें,
तो दूर सबसे बढ़िया तो यही रहता है कि केयर टेक रखें, मतलब वही आपकी केयर रखें, थोड़ी सी ध्यान रखें और जजमेंट सही तरीके से, मतलब सुनने में अगर गलती हो रही है तो आप एक बार छोड़कर 2 बार पूछ लें कि 15 है, 15 है या फिर 50 बोल रहे हो, 13 बोल रहे हो कि 30 बोल रहे हो, तो वो आपको थोड़ा सा लिसनिंग में ध्यान रखना चाहिए। तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा रिमूव कर सकते हैं। तो मिस्टेक्स कैन बी करेक्टेड ओनली इफ डिस्कवर्ड आर नोन। और इसको सुधार कैसे कर सकता हूं, मतलब आपने जैसे 15 को 50 लिखा है, तो सुधार कैसे सकता हूं, जब आपको पता चल जाए, पता क्या चल जाए कि आपने हाँ गलत लिखा था, वो बंदा बोल दे कि सर मैंने 15 की जगह, मतलब जो 50 लिखा है आपने उसकी जगह मैंने कितना बोला था, 15 बोला था या 15 मीटर बोला था और आपने 50 लिख लिया है। तो वो आपको कब, जब पता चल जाए, मतलब डिस्कवर्ड हो जाए। डिस्कवर्ड कैसे, या तो जिसने बोला है वो वापस मैच कर ले कि नहीं सर जो ए बी के बीच की जो डिस्टेंस थी, ए बी के बीच की डिस्टेंस जो मैंने बताई थी आपको, वो आपने गलती से 50 लिख लिया है जबकि वो थी 15। तभी आप उसको ऑब्जर्व करके सही कर सकते हो। अदरवाइज उसको कैसे भी कहीं, मतलब मैथमेटिकल उसका कोई फार्मूला ही नहीं है कि आप उस गलती को कैसे सुधारोगे, क्योंकि कैसे सुधारूंगा पता ही नहीं है आपको कि 15 क्या, एक बार लिख दिया तो प्रूफ हो गया कि वहां पर इतना ही है। वो क्लियर है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें हम। तो क्या ध्यान रखेंगे कि उसको ऑब्जर्व करने में हमको केयर रखना है और सही से सुनना है। एरर्स क्या होती हैं, एरर्स आपकी इंस्ट्रूमेंट की गलती या कुछ नेचुरल कोज के कारण आपकी क्रिएट होती हैं। जैसे इट इज ड्यू टू फिजिकल इम्बैलेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स लाइक चेंजेस इन टेम्परेचर, या टेम्परेचर में चेंजेस के कारण, या फिर पुलिंग पावर होने के कारण। मतलब जैसे चेन है तो चेन में आपने ज्यादा पुल कर दिया, तो ज्यादा पुल कर दिया तब भी वो क्या हो जाएगी, गलत मेजरमेंट देगी, मतलब आपने ध्यान नहीं दिया और उसको ज्यादा पुल से खींच दिया है तो उसकी लेंथ क्या हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है चेन की या फिर टेप की। तो पुलिंग पावर के कारण, अदर रीजंस के कारण ये एरर क्रिएट होती हैं। तो इन एरर्स को हम सही कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर स्टैंडर्ड के टाइम पर कितना था और मेजर के टाइम पे कितना है। उन दोनों के कारण जितना डिफरेंस है उसके कारण कितना एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा उसको हम रिमूव कर सकते हैं। क्लियर है। तो जैसे एरर होती क्या है फिर, तो एरर क्या होगी, आप माप कर कितनी लाए, मतलब वही मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू कितना है, ट्रू वैल्यू कितना है। इन दोनों का डिफरेंस आपको क्या देगा, एरर देगा। अब ये एरर कैसी हो सकती है आपकी, एरर आपकी पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। भाई साहब जब आपने मान लीजिए क्या बोल दिया है कि जो 150 मीटर दूरी थी, 150 मीटर दूरी थी, उसको आपने 151 मीटर माप लिया। समझ में आ रहा है। 151 मीटर जो दूरी, 150 मीटर जो दूरी थी उसको आपने बताया कितना कि 151 मीटर है। तो आपने गलती क्या कर दी, ज्यादा वाली। तो यहां पर एरर कौन सी आई आपकी, जैसे तो एरर आपकी कितनी आई है, +1 मीटर। क्लियर है। तो इसको सुधार कैसे करूं, तो जो सुधार कैसे करूंगा कि जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें से उतनी ही एरर को मैं क्या कर दूंगा, या तो घटा दूंगा या फिर जोड़ दूंगा। तो यहां पर जो करेक्शन होगा आपका गाइस, क्या होगा आपका करेक्शन। तो करेक्शंस क्या होगा, जब पॉजिटिव एरर आएगी, जब पॉजिटिव एरर आएगी तो जो करेक्शन होगा आपका, वो करेक्शन होगा आपका नेगेटिव। और जो करेक्शन आपका अगर नेगेटिव एरर आई है तो करेक्शन आपका पॉजिटिव कहलाएगा या पॉजिटिव होगा। क्लियर है यहां तक। तो ये इन दोनों में डिफरेंस रहेगा, मतलब एरर आपकी पॉजिटिव आ रही है तो आप करेक्शंस के साथ अप्लाई करेंगे नेगेटिव। और यहां से मैं बता दूंगा कि जो ट्रू वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है आपका वो कितनी निकलेगी, तो मेजर्ड वैल्यू माइनस एरर। अब लिखने में तो एरर ही लिखूंगा ना मैं, एरर मतलब कि जितनी एरर आई है उसको सुधार रहा हूं या करेक्शन। तो कितना कर दूंगा मैं ट्रू वैल्यू, तो जैसे 151 था -1 कर दिया, तो ये कितना हुआ आपका 1 मीटर आपकी 150 मीटर आपकी ट्रू वैल्यू कहलाएगी। क्लियर है। तो ये ध्यान में रखें हम। और नेक्स्ट अगर हम देखें टाइप ऑफ एरर्स, तो 2 टाइप की जनरली एरर होती हैं आपकी, एक तो सिस्टेमेटिक एरर होती है और एक रैंडम एरर होती है। मेन तो आपकी सिस्टेमेटिक एरर ही होती है। सिस्टेमेटिक एरर मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट्स के कारण या फिर मेथड ऑफ मेजरमेंट्स के कारण कुछ गलती हो गई है आपसे, उसको हम बोलते हैं ऐसा सिस्टेमेटिक एरर्स। जैसे क्या बोल रहा है कि सिस्टेमेटिक एरर्स, मेथड ऑफ मेजरमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड एंड फिजिकल कंडीशंस, मतलब जैसे हवाएं चल रही हैं या टेम्परेचर आपका कम ज्यादा है तो उसके कारण एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट उसके कारण जो गलतियां होंगी या उस टाइम पर या उस सिचुएशन पर
को जो गलतियां होगी उसको क्या बोलेंगे हम कि सिस्टमेटिक एरर प्रेजेंट हो जाएगी या फिर उसके कारण सिस्टमेटिक एरर जनरेट होगी। देन लाइक एक्सपांशन ऑफ स्टील टेप्स हो गया, अगर फिजिकल कंडीशन मतलब टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो गया है तो, या फ्रीक्वेंसी चेंजेस इन ईडीएमआई। ईडीएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, इनमें जो गलतियां होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी वगैरह चेंज हो रही हैं या स्टील टेप्स की लेंथ बढ़ रही हैं, आर पॉसिबल सोर्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर, मतलब इनके कारण क्या जनरेट होती हैं आपकी सिस्टमेटिक एरर प्रेजेंट होती हैं, जनरेट होती हैं। एंड दीज आर इन कम्युलेटिव इन नेचर, मतलब ये जो सिस्टमेटिक एरर होती हैं क्या होती हैं, जैसे जैसे आप सर्वे वर्क आगे करते जाओगे वैसे वैसे आपकी जो एरर है उसकी गलतियां बढ़ती जाएगी। मतलब जैसे स्टार्टिंग में 1 mm की हुई तो 1 mm की यहां पर, और आगे फिर 1 mm की गलती होगी तो मतलब 2 mm की गलती हो गई, फिर आगे बढ़कर क्या हो जाएगी वो 1 mm की गलती फिर होगी, तो ऐसे कर कर आपके कितनी 3 mm की गलती हो गई। क्लियर? तो क्यूमुलेटिव इन नेचर, मतलब आगे जैसे जैसे आप सर्वे करते जाओगे आपकी एरर भी बढ़ती जाएगी या जुड़ते हुए बढ़ती जाएगी। These are eliminated by applying correction, तो इसको फिर मैं कैसे करेक्ट कर सकता हूं, तो इसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूं थ्रू करेक्शंस अप्लाई करके। जितनी गलती हुई है, जितनी एरर हुई है, उसी एरर को उसमें से घटा दोगे या फिर जोड़ दोगे। तो जैसे क्या बोला है कि सिस्टमेटिक एरर को मैं चेक कैसे करूं, तो सिस्टमेटिक एरर को चेक करने के लिए क्या है, आप इन जो वे में जो आप जिस पॉइंट को या जिस पॉइंट के बीच की लोकेलिटी को आप मेजरमेंट कर रहे हो वो आप 2 से 3 अलग अलग मेथड से और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर करें उसको। यहां पर ये लिखा है टू चेक द सिस्टमेटिक एरर्स is to remeasure the quantity by an entirely different method using different instruments। अलग अलग मेथड से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से, मतलब कभी जैसे आपने लेंथ मेजर करने के लिए एडीएमआई यूज किया है तो फिर आप चेन से या टेप से मेजर करें। क्लियर है? और उनको मेथड ऑफ कलेक्शन, जो मेथड है मेजरिंग, मतलब एक बार आपने अगर ए से बी की तरफ मापा है तो फिर बी से ए की तरफ मापें उसको, तो ये अलग अलग वे में आप मापेंगे तो आपको एरर पता चल जाएगी कि कितनी हुई है और कहां पर हुई है। क्लियर है? देन नेक्स्ट अगर हम देखें रैंडम एरर, तो रैंडम एरर क्या है कि आपकी जो मिस्टेक हुई है, मिस्टेक से मतलब आपके 15 की जगह 14 लिख दिया है या 15 की जगह 50 लिखा है, 13 की जगह 30 लिख दिया है, 12 की जगह आपने कुछ 22 लिख दिया है, तो ये जो गलतियां हैं और जो सिस्टमेटिक एरर हैं, इन दोनों एरर्स के बाद भी अगर कुछ उसमें गलतियां प्रेजेंट रहे नहीं किसी ऑब्जर्वेशन में, तो वो आपकी रैंडम एरर कहलाती है। क्या लिखा है? ऑल दोज डिस्क्रिपेंसी रिमेन्स। डिस्क्रिपेंसी मतलब वही गलतियां रहना, डिस्क्रिपेंसीज रिमेनिंग आफ्टर द मिस्टेक्स एंड सिस्टमेटिक एरर्स आर रिमूव्ड, मतलब इनको रिमूव करने के बाद भी अगर कुछ गलतियां रह रही हैं तो उनको हम बोलेंगे रैंडम एरर्स। जैसे लिखा है कि कॉज्ड बाय लिमिटेशंस ऑफ ऑब्जर्वर एंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड आर रैंडम इन नेचर। ये क्या होती हैं? नेचर में रैंडमली क्रिएट हो जाती हैं, और ये किसके कारण क्रिएट होती हैं? लिमिटेशन ऑफ ऑब्जर्वर, मतलब जो देखने की क्षमता है ऑब्जर्वर की, उसकी एक लिमिट होती है कि जरा नहीं कि ज़्यादा दूरी तक आप देख रहे हो, तो उसके कारण क्या होगा? रैंडम एरर क्रिएट होगी। जैसे आप मान लीजिए कि 20 मीटर या 50 मीटर तक का ही देख सकते हो, ठीक है, या 100 मीटर तक का आप देख सकते हो, तो मान लीजिए कि आपको 110 मीटर तक का स्टाफ रीडिंग देखना पड़ रहा है, तो उसमें जो दिक्कत आएगी ना आपको, वो आपकी कहलाएगी रैंडम एरर। इंस्ट्रूमेंट्स एरर, इंस्ट्रूमेंट्स में मतलब आपको कुछ ब्लर हो रहा है उसके कारण, या डिस्टर्ब हो रहा है, या इतनी डिस्टेंस को वो कैप्चर सही से नहीं कर पा रहा है, तो उसके कारण जो गलतियां होगी वो आपकी रैंडम एरर कहलाएगी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या, जैसे बोर्ड पर आपको 2 क्वेश्चन दिख रहे थे, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चंस वही हैं जो प्रीवियस वीडियोस में हम अभी तक जो पढ़ चुके हैं, उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले एक बार उनको देख लें, देन फिर हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या दिया है आपको, कि डिफरेंस इन लेंथ ऑफ एन आर्क एंड इट्स सबटेंडेड कॉर्ड। तो आप ध्यान रखिएगा, आर्क और सबटेंडेड कॉर्ड ऑन द अर्थ सरफेस फॉर डिस्टेंस ऑफ 18.5 किलोमीटर इज अबाउट, मतलब जो आर्क है और सबटेंडेड कोड रहेगी कहां पर? अर्थ सरफेस के ऊपर। अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करें तो कितना डिफरेंस रहेगा उन दोनों के बीच में, वो आपसे पूछा गया है। तो स्टैंडर्ड है आपका, जैसे जो अर्थ सरफेस है वो आपका ऐसा कर्व्ड में है, स्फेरिकल शेप में है, तो ये कर्व्ड सरफेस है। तो ये जैसे मान लीजिए कि आपकी लाइन P है और ये Q लाइन है, तो उसने बोला है कि जो PQ लाइन है उसकी जो लंबाई है वो कितना दिया है, तो वो आपको दिया है 18.5 किलोमीटर। 18.5 किलोमीटर। तो अगर ये जो आर्क है, इस आर्क से आप क्या निकाले हैं? कोड निकाले हैं, या जीवा जिसको बोलते हैं आप। तो जो जीवा है आपका PQ, इसकी लंबाई में कितना डिफरेंस रहेगा, मतलब ये
इस 18.5 किलोमीटर से कितनी छोटी रहेगी? तो कितनी छोटी रहेगी? तो ये आपकी रहती है 1.52 सेंटीमीटर शॉर्टर। क्लियर है? तो मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा, पी क्यू वाली जो आर्क लेंथ है और सबटेंडेड कोड लेंथ, इसको क्या बोलेंगे आप? कोड लेंथ। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस आपका कितना रहता है? 1.52 सेंटीमीटर। क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज द लार्जेस्ट वन? लार्जेस्ट मतलब जो लोग ज्यादा बड़ी स्केल कौन सी है वो आपसे पूछना है। जैसे 4 ऑप्शन में से सबसे बड़ी स्केल कौन सी रिप्रेजेंट कर रही है? तो ये तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी? कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर या अंश अपॉन हर के फॉर्म में इन सभी को डेटा को हम कन्वर्ट कर देंगे, और जिसका हर में डेटा सबसे कम रहेगा, मतलब सबसे छोटा रहेगा, उसी के कारण जो रिजल्ट क्या आने वाला है आपका, जो फ्रैक्शन वैल्यू वाली है या डेसिमल में, वो सबसे ज्यादा आएगी। मतलब वही आपको क्या बताएगा? लार्जेस्ट वैल्यू। तो जैसे हम इसको कन्वर्ट करें तो पहले वाले ऑप्शंस को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर अपॉन 50 मीटर। तो 50 को अगर मैं किस में कन्वर्ट करूं? सेंटीमीटर में। तो कितना करूंगा मैं? इंटू 100। तो ये हो जाएगा आपका 5000 सेंटीमीटर। क्लियर है? दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें तो 1/42,000 है। तो ये मैंने क्लियर कर लिया यहाँ पर 42,000 सेंटीमीटर। तो ये तो बिल्कुल आपका यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू हो ही रही है। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्रॉस हो जाएगा तो ये वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी? ऐसा सिर्फ मैग्नीट्यूड बचेगा। देन सी ऑप्शन देखें आप, तो सी में भी आपको क्या दिख रहा है? 1/3 लाख, 1/3 लाख दिया है। देन डी ऑप्शन देखें आप, तो ये इसमें कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 किलोमीटर। तो ये रहा 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर। तो 50 को अगर मैं किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करूं तो कितना? 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। मीटर को फिर सेंटीमीटर में करना है तो ये आपने फिर 00 या 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपका कितना? 50 लाख बन गया। अब अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर तो सभी के इसके बराबर है, तो मतलब सभी को आप 1 को 5000 से डिवाइड करें, 1 को 42,000 से डिवाइड करें, 1 को 3 लाख से डिवाइड करें और 1 को 50 लाख से डिवाइड करें, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसके कारण आएगी? इसके कारण यह तो आएगी सबसे बड़ी वैल्यू। मतलब इन चारों ऑप्शन में देखें तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू या सबसे लार्जेस्ट स्केल कौन से रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर। देन अगर आपको सबसे स्मॉलेस्ट पूछे तो मतलब इन चारों में से डिवाइड करें और सबसे कम की वैल्यू आए तो किससे आएगी? 5000 से भी नहीं आएगी, 42,000 से भी नहीं आएगी, 3 लाख से भी नहीं आएगी और 50 लाख से सबसे कम वैल्यू आएगी। क्लियर है? तो ये मतलब आपकी क्या कहलाएगी? स्मॉलेस्ट स्केल। ये कहलाएगी आपकी स्मॉलेस्ट स्केल। और ये जो टर्म्स हैं आपकी, ये टर्म्स कहलाएगी आपकी लार्जेस्ट स्केल। क्लियर है गाइस? तो दोनों ध्यान में रखें। ध्यान में क्या रखना है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर या अंश अपॉन हर के फॉर्म में, और हर जिसका जितना बड़ा होगा, मैथ्स है ये तो, हर जिसका जितना बड़ा होगा ऊपर की वैल्यू उतनी ही कम आएगी। क्लियर है? तो अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लग रहे हैं, अपनी प्रिपरेशंस को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और नेविगेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू टू एवरीवन।